नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं अवाम दूत। अवाम दूत के स्पेशल एडिशन मास्टर न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जो कि छत्तीसगढ़ में गौ पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, गौ रक्षक के नाम से जाने जाते हैं और एक बड़ी शख्सियत से हम आपको थोड़ी ही देर में मिलाने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ जानकारियाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। करीब पूरे विश्व में 13 खरब 1.3 बिलियन गायों की संख्या है। गायों की मुख्यतः 30 प्रकार की प्रजातियां जो है वो भारत में पाई जाती है। भारत में अगर बात करें तो लाल सिंधी, साहीवाल, गिर, देवनी, इस प्रकार बहुत सारे प्रकार है जो गायों के पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में गायों को एक प्रमुख स्थान है, गाय को माता माना जाता है और आज इसी गाय पर, गौ रक्षा पर, गौ माता पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौ रक्षक उमेश बिसेन सर। उमेश बिसेन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मुख्य कार्यक्रम मास्टर न्यूज़ में। पहला ही सवाल मेरा है आपसे कि 2 दिन पहले पूरे इंडिया में, पूरे भारत में बकरा ईद था। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी मात्रा में तस्करी हुई है, ये सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी आई है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या जो तस्करी है वो सही में 2 दिन पहले बहुत मात्रा में हुई है या फिर नहीं हुई है? छत्तीसगढ़ से तस्करी पास 2 दिन की नहीं है। प्रतिदिन यहाँ से बड़ी मात्रा में पैदल तस्करी और वाहन तस्करी होती है। चूँकि एक विशेष त्यौहार इस बीच में था तो उसके लिए 2 दिन में तस्करी नहीं होती। 15-20 दिन पहले से भारी मात्रा में ट्रकों के माध्यम से और पैदल, सबसे अधिक पैदल से होते 300-400 गौवंश ये गौठानों से, वहाँ काजी हाउस से, गाँवों से ग्रामीणों 100-200 रुपये दे के, या कई ग्रामीण ऐसे जो गौवंश नहीं पालना चाहते उसको अपने मध्यस्थ बना के वो गौवंश ले जाते हैं। तो 2 दिन में नहीं बोलूँगा, लगातार 1 महीने जानकारी थी कि हर दिन 25-30 ट्रक और पैदल 300-400 गौवंश अनेक माध्यम, चाहे बागबहरा हो सीमा क्षेत्र हो, चाहे सरायपाली सीमा क्षेत्र हो, चाहे जगदलपुर सीमा क्षेत्र हो, या नांदगांव सीमा क्षेत्र हो, या गंडई सीमा क्षेत्र है, कवर्धा, सारे क्षेत्र तस्करी हो रही है। प्रशासन की जानकारी में भी है, पर क्योंकि चूंकि तस्करी में बहुत सारा धन, करोड़ों लाखों का लेन देन होता है, तो प्रशासनिक जो पुलिस के अफसर होते हैं वो भी उसके साथ मिले होते हैं। उनके बिना सहयोग के गौवंश तस्करी नहीं होती। देखिए, 15 साल जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की थी छत्तीसगढ़ में। अब जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की है। दोनों के कार्यकाल में जो गौ तस्करी की संख्या है वो किस तरीके से आप गौ तस्करी की वृद्धि को, या कह सकते हैं कि बीजेपी के काल में ज़्यादा थी और कांग्रेस के काल में कम है, या बीजेपी के काल में गौ तस्करी कम थी या कांग्रेस के काल में ज़्यादा है, ये दोनों में क्या बदलाव आए हैं? 2 गवर्नमेंट बदल चुका है छत्तीसगढ़ में। मैं ये कहूँगा कि बीजेपी शासनकाल ने कभी तस्करी को रोका ही नहीं। उनने जितनी तस्करी कराई, आज जो तस्करी हो रही है, जो माफिया राज चल रहा है तस्करों का, उसमें महत्वपूर्ण योगदान बीजेपी सरकार का है। उन्होंने तस्करी उसमें, उनके ना मंत्री ने बोला, ना उनके 15 साल रमन सिंह ने कभी तस्करी उसमें कभी नहीं बोले। मौका देख के जब सरकार की तब तस्करों के बारे में एक लाइन बोली थी, जो भी उन्होंने कहा था। पर 15 साल उन्होंने तस्करों के खिलाफ में इतने आप खिलाफ में आंदोलन हुए। चाहे वो सिमगा में एक ऐसा थाना है सिमगा जहाँ पे गौ सेवकों द्वारा 125 से 50 एफआईआर दर्ज की गई। ये रिकॉर्ड है, पूरे किसी थाने एफआईआर दर्ज नहीं की होगी। वो रिकॉर्ड जानने के बाद भी 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने गौ तस्करी पे बिल्कुल, क्यों, उसके पीछे रीज़न है, जो भी तस्कर होता है वो स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति को लेके चलता है। बीजेपी के बहुत सारे नेता, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, ऊपर जनप्रतिनिधि, तस्करों से मिले तो तस्कर पार्टी में शामिल थे। तो स्वाभाविक उनको खुश करने के लिए ये लोग इन माफियाओं से पंगा नहीं किया। आज वही तस्कर एक बड़ा माफिया रूप में आ गए। जो कांग्रेस सरकार है वो अब वो कांग्रेस तरफ चलेंगे तस्कर। यहाँ भी उतना ही पैसा जो सिंडिकेट की तरह जा रहा है और ये भी उस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब से बने, हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने आते साथ जो बीजेपी नहीं कर पाई, गौठान जो घोषणा करी, बहुत अच्छे, उसका धन्यवाद की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ये चलो समझ गए। पर इन्होंने भी गौवंश तस्करी के विषय में एक शब्द नहीं बोला, तस्कर के खिलाफ में नहीं बोला। सारी जन के प्रशासन के पास एक रिपोर्ट है, कौन तस्कर करता है, कितना पैसा देता है, कौन सा ट्रक जाता है, नंबर नहीं, ये बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आगे पार्ट पीछे सपाट वाला जो कहावत है वो बिल्कुल सिद्ध है। ये सिर्फ गौवंश के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, गौवंश बचाने के कार्य के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि गौठान आप सबसे बड़े केंद्र, गौवंश इकट्ठा करके तस्करी करने के सबसे बड़े केंद्र गौठान हो गए। देखिए, जो अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो एक बहुत अहम सवाल रखता है और वो राष्ट्रीय स्तर पे एक अहम सवाल रखता है कि जिस तरीके से मुस्लिमों को बदनाम किया गया कि गौ के मांस खाते हैं या चीज़ें खाते हैं, पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि गौ माता को हिंदू क्या चंद पैसों के लिए बेच देते हैं और इसी वजह से जो है तस्करों की संख्या में वृद्धि हुई है। हिंदू बेच रहे तभी तो लोग
कत्ल खाने चल रहे हैं। हिंदू भेज रहे हैं थोड़े से पैसे के लिए, क्योंकि कृषि जो आधारित हमारी गौवंश आधारित कृषि थी, अब वो आधुनिक आधारित हो गई। कहीं ना कहीं उनकी जो चारागाह भूमि थी हमने ख़त्म कर दी, उनका हरा क्षेत्र से ख़त्म कर दिया, और हमने रोजगार की ऐसी स्थिति बनाई, गरीब बता के उन यादव जो चरवाहे होते हैं उनको उस मूल काम से अलग कर दिया। चराने वाला नहीं बचा, चारागाह नहीं बचा, तो गौवंश की उपयोगिता भी नहीं बची। तो स्वाभाविक है वो बोझ का समय लगा। जो हमारी वैदिक पद्धति थी, गौवंश पालन, संवर्धन, उसके आधार पर कृषि, उसके आधार पर स्वास्थ्य, इस व्यवस्थाओं को सरकारों ने खत्म कर दिया। गौवंश दुरुस्त चालू हो गई और व्यक्ति को सिर्फ आर्थिक लाभ दिखाया गया, तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति बेचेगा। मैं नहीं बोलता हर मुस्लिम तो उसमें शामिल होगा। सबसे अधिक दोष हिंदू समाज का, क्योंकि बेच रहा तो यही है। देखिए, एक अहम सवाल ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं आपने गौ रक्षा की संगठन में जुड़ने के बाद आपने बहुत मेहनत किया गौ माता को बचाने के लिए, गौ तस्करी को रोकने के लिए, और बहुत सालों से रोक रही है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है आपको कि उमेश बिसेन ने बहुत कोशिश की है इसको रोकने की, और बहुत, तो क्या वजह है कि इतनी कोशिशों के बावजूद आप गौ तस्करी को पूरी तरीके से नहीं रोक पाए हैं? उसके पीछे ये है कि संगठन रूप से, क्योंकि ये काम बहुत खतरे और जोखिम, हम जान के जोखिम के हर किसी में साहस नहीं कि आके लड़ सके। दूसरा, प्रशासनिक जो सहयोग मिलना चाहिए, मेन प्रशासन जो पुलिस विभाग होता है, इंटेलिजेंस होता है, उनका सहयोग ठीक ढंग से हर समय नहीं मिलता। अब क्योंकि उनकी बिना जानकारी जो ट्रक नहीं जाता ना, वो पूंजीवादी व्यवस्था उसमें हावी है प्रशासन के ऊपर। वो धनबल के आगे नतमस्तक हो जाता। सहयोग अगर मिल जाता तो गारंटी देता कि हम पूरी तस्करी बंद करवा देते। आप क्या सोचते हैं कि ऐसी कौन सी योजना अगर देश में या छत्तीसगढ़ में लागू की जाए, या ऐसा क्या लगता है किस गवर्नमेंट से आपको बहुत अपेक्षा है कि किस तरीके से पूरी तरीके से गौ तस्करी पे पाबंदी लगाई जा सके? जब तक गौवंश का उपयोग घर घर तक नहीं, गोबर खरीदने से पाबंदी नहीं, गौवंश आधारित कृषि को बढ़ावा नहीं, अनिवार्य नहीं करे अनुशासन की तरह। एकदम आपको ढीठ बनना पड़ेगा कि हमको गौवंश पालन, जैसे राशन कार्ड में व्यक्ति की एंट्री होती है वैसे ही राशन उसको दिया जाए जो गौवंश पालन करे, गौवंश आधारित कृषि करिए। थोड़ा तकलीफ तो होगी कुछ समय के लिए, क्योंकि जैविक कृषि नहीं है हमारी, बहुत सारी पद्धति हमें बदल दी है। जिस दिन हम गौवंश आधारित कृषि को ज़्यादा बढ़ावा देकर अनिवार्य करेंगे तो स्वाभाविक है गौवंश घर घर पहुँच जाएगा। भारतीय नस्ल, जर्सी और भैंस की बात नहीं कर रहा मैं, भारतीय जो 30-36 नस्ल जो हमारी है, उस नस्ल को बचाने का अभियान में अनिवार्य करे कृषि गौवंश आधारित, तो 100% गौठान की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। व्यक्ति उसके मूल समझेगा और उस व्यवस्थाओं के प्रति काम करना चालू कर देगा। हम अनुशासन नहीं ला रहे हैं उसमें ढिलाई बरत रहे, और एक तरफ हम घोषणा कर रहे हैं योजनाओं की। गौठान जेल है, कैद खाना है, और उसका मूल है चारा, वन अभ्यारण्य हो उनके लिए चरने की, रहने की व्यवस्था हो, उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें, पर उस पर कोई भी सरकार ध्यान देना नहीं चाहती। देखिए, एक बड़ी मात्रा में हिंदू एग्जिस्ट करते हैं भारत में, और एक बहुत बड़ी आबादी है हिंदुओं की भारत में, और बहुत अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के कैंपेन चलाए गए। अगर इस बार की बात करेंगे तो आने वाले 2014 के बाद ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो हिंदुओं की सरकार है। इन सब होने के बावजूद ये सारी चीज़ें होने के बावजूद कहीं ना कहीं आप लोग सारे लोग मिलके, जबकि गवर्नमेंट आपके साथ है, बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ थी, सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और अभी भी कहीं ना कहीं सेंट्रल में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। इतनी सारी होने के बावजूद हम गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं दिला पाए, जबकि हिंदुओं में गौ माता को एक विशेष स्थान है, एक विशेष स्थान प्राप्त है, एक माता का स्थान प्राप्त है, और माता का जो स्थान है वो सर्वोपरि स्थान है, उसके ऊपर कोई किसी का स्थान नहीं है। तो क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा हिंदुओं की आबादी भी होने के कारण, हिंदू राजा भी होने के कारण, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट होने के कारण भी कम से कम गाय को राष्ट्रीय पशु का तो दर्जा प्राप्त होना चाहिए था? मैं इस बात से खंडन करूंगा। पशु तो नहीं बोलते, क्योंकि माता राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाए उनको, क्योंकि उसके जितने रोए होते हैं उसके ऑक्सीजन, क्योंकि ऐसा प्राणी है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अगर आपके घर में पेड़ पौधा नहीं, अगर गौवंश आपके घर के अंदर में है, वैज्ञानिक प्रमाणिकता है कि वो घर के वातावरण को, क्लाइमेक्स को सकारात्मक रूप से उपयोग करता है। इसलिए उसको हम लोग, क्योंकि जो प्राण वायु दे उसको माता मानते हैं, तुलसी हो, पीपल हो, उसको पूजनीय मानते हैं। तो आस्था है जो प्राण दे, तो आस्था उसको राष्ट्र माता के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारे आंदोलन लगातार, आज से नहीं हो रहे, बहुत पहले से होते आए। क्योंकि जो अभी सरकार बैठी है, ठीक है हिंदूवादी हम बोल रहे हैं,
पर वो सरकार भी गौवंश के मामले में, क्योंकि बड़ा सिंडिकेट पूरे देश में गौ तस्करी का, गौ हत्यारों का, कत्ल खानों का काम कर रहा है, एक बड़ा सिंडिकेट, उससे सरकार लड़ने का साहस पैदा नहीं कर पा रही है। जिस दिन सरकार की, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो कांग्रेस की, जिसकी मंशा गौवंश बचाने की होगी, उन माफियाओं से लड़ने की पैदा हो जाएगी, ठीक उस दिन बराबर गौवंश बच भी जाएगा और राष्ट्रपति दर्जा ही मिल जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी थे, उसके बाद रमन सिंह ने कम से कम 15 साल राज किया। अब भूपेश सरकार है, 3 दशक के आसपास, मतलब 3 सरकारें बदल गई। इन 3 सरकारों में आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में क्या बदलाव हुए? इन 3 सरकारों के बीच की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जोगी शासनकाल तो 3 वर्ष का था, संक्षिप्त का था। 15 साल के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी अपने जो पॉलिटिकल चलाया होने, चाहे गौवंश के मामले हो या कृषि के मामले में, उन्होंने योजनाओं का क्रियान्वयन अधिकारियों में छोड़ दिया। अधिकारी भी निर्भर थे, वो अपने विवेक से या पब्लिक ओपिनियन से उन्होंने नहीं किया। तो कृषि करते तो 15 साल बहुत लंबा समय मिला था पूरा जैविक कृषि करने के लिए, गौधन बचाने के लिए, वन बचाने के लिए। पर मुझे ऐसा लगा कि पूरा प्रशासनिक अमला जो IAS अधिकारियों को उन पर हावी था, उन्हीं के सुन रहे थे, इसलिए उनको वो व्यवस्थाएं अभी वो जो भूपेश बघेल की सरकार आई है, अभी भी प्रशासनिक अमला हावी है, कोई परिवर्तित नहीं हुआ कि कोई अपने विवेक से उन लोग काम करे। जो प्रशासन सलाह देता है उसी को हमारे भूपेश बघेल जी मानते हैं। अगर आम व्यक्ति गौ सेवक से पूछते हैं, जो उस क्षेत्र में काम करे, उनका अनुभव लेते, तो शायद इस योजना का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से होता। दोनों में प्रशासन हावी है। शासन में जो IAS अधिकारी वो इनको सलाहकार हैं, वो इनको पॉलिसी बना के दे रहे हैं, और जो प्रैक्टिकली धरातल में नहीं है वो पॉलिसी बनाएंगे, तो स्वाभाविक ऐसी योजना विफल होगी। देखिए, एक अहम सवाल ये भी बनता है आपसे कि ये पूरे देश को पता चलना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको जान से मारने की लगातार धमकियाँ आ रही है। इस वजह से आ रही है कि क्योंकि आप गौ रक्षक हैं, हाँ, गौ माता को माता मानते हैं आप, और बहुत प्रेम करते हैं आपको लगातार जान से मारने की धमकी आ रही है, और आप लगातार FIR भी दर्ज कराते जा रहे हैं शासन प्रशासन के पास जा कर के। और इन सब होने के बावजूद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी तक पुलिस किस स्थान पे पहुंच चुकी है? जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं आपकी फेसबुक पोस्ट को चला रहा हूं, और फेसबुक पोस्ट पे तरह तरह के आपको धमकियां देने जा रहा है कि आप जीवन का आखिरी आनंद ले लें, आपको हम घर में घुस कर मार डालेंगे। इतना सब होने के बावजूद प्रशासन कहाँ चूक रही है? आज का प्रशासन के पास साइबर क्राइम है, कोई फेसबुक, कोई ट्विटर कहीं भी पोस्ट करता है तो तुरंत पकड़ा जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशासन आपको अनदेखा करे इस मामले में? लगातार मेरे को पिछले 5 वर्षों धमकी आ रही है, अलग अलग माध्यम से। एक बार 5 साल पहले आई, फिर 2 साल फिर पहले आई, और हर 6-8 महीने में कोई ना कोई मैंने कई धमकियों को इग्नोर भी करते, कई लोग इसलिए करते हैं। पर 2 साल पहले जो आई उसमें मैंने बकाया FIR दर्ज करवाई। उसके पहले धमकी आई तो उसमें विवाद हुआ, गरियाबाद में उन्होंने मारे, मेरी आँख भी चेक चली गई उसमें, और पहले भी हमले हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमले प्राणघातक हमले नहीं हुए। प्रशासन गौ रक्षकों को उस नज़रिए से दिखता ही नहीं जिसने सच में दिखना चाहिए, क्योंकि हमसे कुछ पैसा मिलता नहीं है। तस्कर अगर आज हम अंदर कराते हैं, तस्कर 11 दिन में छूट जाते हैं। गौ रक्षक को लूट के केस में फंसा के अंदर कर दिया जाता है। अभी दुर्ग में घटना हुई है, उसमें लूट के केस में अंदर कर दिया गया गंडई वाले क्षेत्र में। उन लोग तस्करी पकड़ने गए तो उनसे सिर्फ गलती ये हुई, गलती से किसी दूसरे ट्रक को उन्होंने रोक लिया और पंचर कर दिया। उसमें झूठे केस में डकैत केस के अंदर है। गौ रक्षक क्योंकि बहुत निःशुल्क निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो उनसे कुछ आर्थिक लाभ नहीं होता, तो प्रशासन को बहुत हल्के में लेता है, और तस्करों को ज़्यादा सपोर्ट में अधिकतर काम करता है, अधिकतर जगह काम करता है। इसी कारण से धमकी मिलने के बाद भी, अभी जो वर्तमान में जो धमकी मिली 15 दिन में लगातार मिल रही थी, उसमें स्थानीय TI साहब गंभीर नहीं थे। मैंने ऊपर के अधिकारियों से बात की, उन्होंने जब शब्दों को पढ़ा बहुत गंभीरता से, उन्होंने कहा कि हम इन्हें गिरफ्तारी भी करेंगे, जहाँ भी जो भी होगा, फर्जी ID बनाया होगा, जो भी नंबर उसने इस्तेमाल किया होगा या फर्जी मोबाइल भी किया होगा, हम उसको कहीं से ढूंढ के ला के देंगे। उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि हम एक रिपोर्ट और दर्ज करेंगे इसमें, और गंभीर धाराओं में अपराध, और वर्तमान धारा लगा दिए, और भी गंभीर अपराध धाराएं में लगा के उनको अंदर करेंगे। मुझे उन्होंने वादा किया है, और सुरक्षा देने का भी उन्होंने वादा किया है। जी, तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए थे उमेश बिसेन जी, जो गौ रक्षा प्रमुख है छत्तीसगढ़ के, जो बहुत अहम स्थान रखते हैं लोगों के दिलों में, और एक अहम शख्सियत है। आप तमाम खबरों के लिए देखना न भूलें अवाम दूत।